So hello and welcome back to the channel. So in this series, I am discussing the PYQ from UGC NET, and I am also discussing the pattern behind the paper and how I am going to tackle the paper or the question, and I am also giving the advice regarding the paper. So if you have gone through all the videos, I have already discussed the PYQs from 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, and 2023. So we have almost completed 600 questions already, and I have already discussed almost 5 to 600 concept which is there. So I hope my advice, my concept clarification, my explanation part ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल साबित हो रहे हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सो जस्ट गो थ्रू माय प्रीवियस वीडियोस आल्सो, बिकॉज़ उसको पढ़ने के बाद आपको, क्योंकि नाउ द कॉन्सेप्ट हैज़ ऑलरेडी बीन क्लियर, मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट आर क्लियर। सो वी आर ओनली आई एम ओनली गिविंग मच एडवाइस इन द क्वेश्चंस, बिकॉज़ mostly the questions and the pattern is now repetitive. So if you have not watched the earlier video, please go and watch them so that this video become easy for you. With this, I will be taking the first question. Okay, so this is the very first question of the PYQ part 2 of 2024. Which of the following offense is punishable in all the four stages of crime? So the first, we will be discussing that what are the four stages of crime, that is intention, preparation, है ना। सबसे पहले हम किसी चीज के बारे में किसी ऑफेंस को करने के बारे में सोचते हैं। मेंसरिया इज दियर विच इज द मेंटल एलिमेंट। देन देयर इज प्रिपरेशन, वी प्रिपेयर। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को अगर हमें मारना है, तो अगर हम उसको मारने के लिए कोई चीज खरीदते हैं या जहर खरीदते हैं, तो उसको प्रिपरेशन कहते हैं। देन वी अटेम्प्ट, अटेम्प्ट इज द पेनल्टीमेट एक्ट। ठीक है, जो लास्ट एक्ट होता है उसको हम कहते हैं अटेम्प्ट। जैसे कि हमने मारने के लिए जहर खरीदा, अब हमने जहर जो है वो उसके खाने में मिला दिया और उसकी टेबल पे रख दिया, और वो हम हमको कंफर्म पता है कि वो खाना खाने आएगा। ठीक है, तो हमने अपना पेनल्टीमेट एक्ट कर दिया है। वो किसी वजह से नहीं आता, या फिर जैसे वो खाने के लिए उस प्लेट को उठाता है, वो गिर जाती है, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट वी हैव कंप्लीटेड द अटेम्प्ट। एंड लास्ट थिंग इज कमीशन। कमीशन कब होगा? कि अगर वो खाना उसने खा लिया, तो इसको हम बोलेंगे कमीशन। अब नाउ दीज आर द फोर स्टेजेस। अब द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस इज पनिशेबल इन ऑल द फोर स्टेजेस ऑफ क्राइम। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है, क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है, वो इसलिए है कि प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड कमीशन, ये तीन स्टेजेस तो चलो समझ में आ गई, है ना, कि प्रिपरेशन की, अटेम्प्ट की, कमीशन की। लेकिन इंटेंशन यानी कि चारों स्टेजेस कैसे कवर कर ली, ये थोड़े से मेरे को समझ में नहीं आया। क्योंकि मेंस रिया ऑल दो इज इम्पोर्टेंट, बट किसी को डकैती को सोचने के लिए तो हम उसको लाइबल नहीं हेल्ड कर सकते। हाँ, प्रिपरेशन की स्टेजेस, कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जिनकी अगर हम प्रिपरेशन करते हैं, चीज खरीद के लाते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास लाइबिलिटी होती है। हालांकि दीज आर एक्सेप्शंस ओनली, जैसे कि काउंटर फीडिंग ऑफ कॉइन। ठीक है, तो अगर हमारे पास नकली नोट छापने की मशीन भी मिलती है विच इज ओनली प्रिपरेशन, तो भी द पर्सन विल बी लायबल फॉर द ऑफेंस। असल में ऐसा बाकी अदर ऑफेंसेस के लिए नहीं होता है। तो अगर आप सिर्फ जहर खरीद के लाते हैं, तो कोई आपको मर्डर के लिए या प्रिपरेशन के लिए उसमें कोई ऑफेंस नहीं बनता है। ठीक है, बट इन द केस ऑफ सम ऑफ द एक्सेप्शंस आर देयर, जस्ट लाइक डकैती। तो अगर आप डकैती करने की प्रिपरेशन भी कर लेते हैं, एट दैट स्टेज इज ऑल्सो पनिशेबल। ठीक है, सो आई होप चारों स्टेजेस क्लियर हो गई, एक्सेप्शन क्लियर हो गई है ना। चारों चीजें मैंने डिटेल में बता दी हैं, चारों स्टेजेस को डिटेल में बता दिया है, सबके एग्जांपल्स ऑलमोस्ट दे दिए हैं। तो जस्ट गो थ्रू दिस इन द एक्सप्लेनेशन। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, एंड आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज एन इजी क्वेश्चन फ्रॉम द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो we will first be reading the question. Which of the following kind of IPR is regarded as community property? ठीक है, कम्युनिटी प्रॉपर्टी की बात हो रही, कौन से प्रकार का आईपीआर है? तो पहला ऑप्शन है इंडस्ट्रियल डिजाइन, नो। कॉपीराइट इज आल्सो नॉट अ कम्युनिटी प्रॉपर्टी। पेटेंट तो इन्वेंटर का ही होते हैं, इट्स आल्सो नॉट अ कम्युनिटी प्रॉपर्टी। बट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इज अ काइंड ऑफ कलेक्टिवली ओन्ड प्रॉपर्टी, बिकॉज इट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल दार्जिलिंग टी, है ना, बासमती राइस। सो these are related or attached to a particular geographical area and thus are regarded as the community property, है ना। क्योंकि अब दार्जिलिंग की टी, दार्जिलिंग में रहने वाला कहीं पे भी अगर वो पैदा हो रही है, तो ही कैन हैव द राइट्स ओवर दैट, है ना।
तो उसको जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, बिकॉज ही इज प्रोड्यूसिंग दैट पर्टिकुलर थिंग इन दैट पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन. So this also act as a community property. So I hope the point is clear. So we will be taking the next question. Okay, another interesting and very easy question from company law. That is, the gap between two consecutive board meetings of a company should not be more than, and the answer is 120 days. So ये बहुत easy और straightforward question है, nothing to explain. But advice is there that when it comes to Company Act or any minor act, just go through all the provisions and the definition clauses, है ना? Then important provisions, if there is some kind of body constituted under that particular act, you should know that. Just like for example, if you are reading Human Rights Commission, Human Rights Act, तो देन ह्यूमन राइट्स कमीशन या फिर आईपीआर के अंदर कोई एपीलेट बॉडी बन रही है, या फिर कंपनी लॉ में ही कोई कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बन रहा है, या फिर डायरेक्टर्स हैं, तो इस तरीके की चीजें मोटी मोटी आपको एक बार पता होनी चाहिए. विद दिस बीइंग सेड, आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so an important question from the law of thoughts. This is a kind of defense. Contributory negligence is a defense. तो ये तो बहुत easy question है. And we have already discussed negligence, nuisance, and contributory negligence, and other type of the defenses which are there in the tort, because they are asked in the previous year questions, and there we have I have explained in detail. तो फिर भी एक brief दे देता हूँ contributory negligence के बारे में एक example से, कि नेग्लिजेंस किसको कहते हैं, कि दैट देयर इज अ ड्यूटी टू टेक केयर और आप उस ड्यूटी को फुलफिल नहीं कर पाते हो, है ना? मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे कि सड़क पर आके खोलकर चलना और जो कि क्रॉस जीब्रा क्रॉसिंग होती है उस पर चलना आपकी ड्यूटी है ना? और आके इधर उधर देख के थोड़ा विजिलेंट के साथ चलना ये आपकी ड्यूटी है, बट आप उसको नहीं कर पाते हो तो वो नेग्लिजेंट कहलाता है ना? सड़क पे गाड़ी चलाना विद इन द स्पीड लिमिट ये आपकी ड्यूटी है, तो अगर आपकी स्पीड लिमिट एक्सीड होती है तो वो नेग्लिजेंस होता है. अब कॉन्ट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस किसको कहते हैं, कि फॉर एग्जांपल एक बंदा कार चलाता हुआ आ रहा है, रैश ड्राइविंग करता हुआ आ रहा है, ठीक है, और आप भी जब सड़क पे चल रहे हैं तो आपकी निगाह भी सड़क पर ना होके फोन पे है ना? तो उसने आप में टक्कर मार दी, तो अब आप भी अचानक से फोन चलाते चलाते उसकी गाड़ी के सामने आ गए, है ना? आपने भी ध्यान नहीं दिया और उसने भी ध्यान नहीं दिया, तो दोनों, दिस इज व्हाट वी कॉल कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस. तो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस जो होता है, दिस इज अ काइंड ऑफ डिफेंस, कि जो भी डिफेंडेंट होगा उसको एक डिफेंस मिलेगा कि भाई प्लेंटिफ, चलो मैं तो गलत था ही, बट प्लेंटिफ इज ऑल्सो इन द डूइंग द कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, वो भी नेग्लिजेंट था, ठीक है, वो भी फोन चला रहा था, तो दिस इज व्हाट वी कॉल कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस. और टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस में कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस इज अ काइंड ऑफ डिफेंस. सो आई होप आई मेड माय पॉइंट क्लियर. सो वी विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so this is an easy question from the Sales of Goods Act 1930. The question is, what includes deliverable state as per the definition of section 2(3) of the Sales of Goods Act. ठीक है, तो बहुत इजी लॉजिकल रीजनिंग और लीगल रीजनिंग का और थोड़ा भी पढ़ा है तो आप समझ जाएंगे. दैट स्टेट ऑफ गुड्स इन विच द बायर इज बाउंड टू टेक डिलीवरी इज द डिलीवरेबल स्टेट. ठीक है, आइडेंटिफाइड गुड्स, एसर्टेन गुड्स मैंने डिटेल में पहले डिस्कस कर ली है, ब्रीफ में बता देता हूँ. आइडेंटिफाइड गुड्स और एसर्टेन गुड्स बेसिकली वो होती हैं, जैसे कि मान लो कि एक जगह बहुत सारी गुड्स रखी हुई हैं, जैसे कि आईफोन 15 14 16 17 जितने भी हैं वो सारे रखे हुए हैं. तो आइडेंटिफाइड गुड्स कब हो जाएगी, जब कोई बंदा आगे उनको आइडेंटिफाई या एसर्टेन कर देगा दैट आई ओनली वांट आईफोन 16. ठीक है, तो वो एसर्टेन या आइडेंटिफाइड गुड्स हो गई. और गुड्स आउट फॉर डिलीवरी तो आई डोंट थिंक कि मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है ना? तो द करेक्ट आंसर इज स्टेट ऑफ गुड्स इन विच द बायर इज बाउंड टू टेक द डिलीवरी is called the deliverable state, which is defined. Okay, so very easy. I have made my point very clear. So I'll be taking the next question. Okay, so this is a straightforward question. I don't need to explain anything in this because क्योंकि ये बहुत ज़्यादा straightforward question है. मेरी एडवाइस अगर आपने ली है और आप यू आर मेकिंग द नोट्स, देन यू शुड बी अवेयर टिल नाउ दैट मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है कि कोई भी माइनर एक्ट है या तो उससे रिलेटेड जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं या फिर गवर्नमेंट है या कमीशंस हैं, है ना, तो वो आपको पता होनी चाहिए कि उसमें कौन सी चीज डील हो रही है या फिर उसकी लेजिस्लेशन के अंदर किस किस एजेंसीज के पास पावर है. So, according to Section 6 of the Environment Protection Act 1986, which of the following authorities has the power to make rules to regulate environmental pollution? And the answer to this is under Section 6 explicitly जो mention है, central government है ना?
अच्छा, यहाँ पर सेक्शन 6 इसलिए भी मेंशन होगा क्योंकि मे भी हो सकता है इस एक्ट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट भी मेंशन हो, तो आपको ये भी पता होना चाहिए एटलीस्ट अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कोई कमीशन फॉर्मेशन हो रही है तो उसके सेक्शन माइनर एक्ट में गोल्डन सेक्शन बन जाते हैं, वो आपको याद होने चाहिए और ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ. सो नाउ आई थिंक वी विल बी मूविंग एंड टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so this is another important question from environmental law. The Convention on Biodiversity was signed at which international conference? And the answer is Rio Earth Summit. अच्छा, इसी के साथ जो मेरी एडवाइस है वो वही रहेगी कि एनवायरमेंटल लॉ में, इंटरनेशनल लॉ में, जुरिस्प्रूडेंस में, है ना, तो इस तरीके के जो आईपीआर में जो भी इंटरनेशनल लॉ से डील होते हैं मोस्टली और जिनकी लेजिस्लेशंस जो हैं हमने इंडिया में भी अडॉप्ट की हैं, तो वो बहुत सी इंटरनेशनल ट्रीटीज को गो थ्रू करते हुए या कन्वेंशंस को गो थ्रू करते हुए अडॉप्ट की हैं, तो उनकी इंटरनेशनल कन्वेंशंस ऑटोमेटिकली आर इम्पोर्टेंट. दोज आर गोल्डन थिंग्स विच यू शुड रिमेंबर. और एनवायरमेंटल लॉ के केस में तो वो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद होनी चाहिए, एटलीस्ट इतना तो याद होना ही चाहिए कि फर्स्ट अर्थ समिट कब हुआ था, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कौन से ईयर में हुई थी, सेकंड कब हुई थी, थर्ड कब हुई थी. उसके अलावा जो थोड़ी सी मिसलेनियस ट्रीटीज है लाइक रामसार कन्वेंशन है, इस तरीके से वाटर लैंड से रिलेटेड जो भी ट्रीटीज हैं तो वो विद द ईयर आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, उसी के साथ साथ कोप सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस ईयर में आया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कितने एसडीजीज कितने हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन दीज शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स क्योंकि इसी से मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो है वो इसी से आएंगे. विद दिस बीइंग सेड आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो अनदर क्वेश्चन विच इज डायरेक्ट, इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है, यू जस्ट टेक द नोट्स, है ना. नोट्स में मैं मेजोरिटी ऑफ द चीजें बता देता हूँ, तो जस्ट अपनी जो भी नोटबुक है उनमें नोट्स ले लो. द क्वेश्चन इज विच ईयर डिड द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप थर्ड अमेंडमेंट रूल केम इनटू इफेक्ट. सो द आंसर इज 2023. बाकी डिटेल लिखी है तो आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन. आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so another important question from the point of view of एग्जाम. लैंडमार्क जजमेंट दे रखे हैं आईपीसी के चारों लैंडमार्क जजमेंट हैं. दोज आर रिलेटेड टू अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, है ना. पी मनी रत्नम वाला केस है, ज्ञान कौर वाला केस है ना, अरुणा शौबाग वाला केस है, सारे के सारे पैसिव यूथनेशिया, एक्टिव यूथनेशिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं. ये सारे के सारे दीज शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स क्योंकि लैंडमार्क जजमेंट्स भी हैं, बहुत ज्यादा हाईलाइटेड जजमेंट्स भी हैं, है ना. एंड दीज आर द जजमेंट विच हैज अ लॉट ऑफ इफेक्ट ऑन द सोसाइटी एज वेल. तो ये सारे जजमेंट तो आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, तो मैंने मोस्टली यहाँ पर लिख दिए हैं, तो एक बार गो थ्रू कर लो, है ना. और इन सारे जजमेंट को एक बार देख लेना क्योंकि ये एक दूसरे को ना कहीं कोई जजमेंट में कोई चीज अपहेल्ड की गई है, किसी चीज में पुराने जजमेंट को ओवरटर्न करा गया है, तो एक बार ये इनका एक सीक्वेंशियल ऑर्डर या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी नोट डाउन कर लेना. विद दिस आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, है ना, फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जो कि बहुत ही यूएन द चार्टर फॉर द आईसीजे में स्पेशली डिफाइंड है और मैंने कई बार बोल दिया है, इनसे कई क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, तो इसका आर्टिकल जो आर्टिकल 338 है वो हम डीपली डिस्कस कर भी चुके हैं. बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्यों? क्योंकि हम पढ़ेंगे दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ एज पर आर्टिकल 38 ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. Now we will see the first option, that is judicial decision. So it is there. Judicial decision is an important source. Writing of the most highly qualifiable publicist, है ना, this is also there. ठीक है. Third is community customary laws, and fourth is general principles of law recognized by civilized nation. तो चौथा तो है ही है. अब ये थर्ड और सेकंड ना थोड़ा सा आदमी कंफ्यूज हो सकता है, हालांकि सेकंड इज देयर एक्सप्रेसली मेंशन्ड, बट अब इन्होंने जो तीसरा ऑप्शन दिया है दैट इज टू कंफ्यूज. The option is community customary laws. So community customary laws are not mentioned. International custom on the contrary are mentioned. ठीक है. तो और द क्वेश्चन इज, और मैंने जैसे ही अपनी पहली जो इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उसमें बताया है कि दैट वी शुड नॉट बी गोइंग आउट ऑफ द बाउंड्री ऑफ द क्वेश्चन. तो हम क्वेश्चन को पहले ढंग से पढ़ेंगे, उसके बाद अगर कंफ्यूजन, क्योंकि बहुत सी कंफ्यूजन जो है वो क्वेश्चन पढ़ के भी दूर हो सकती है. जैसे कि इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ एज पर आर्टिकल 38. तो अब इसको कन्फाइन कर दिया कि हमें आर्टिकल 38 की नजर में देखना है. तो 38, अगर आर्टिकल कोई 38 मेंशन कर दिया है तो स्पेसिफिक प्रोविजन है ना, तो रिटन लॉ होगा उसमें. तो अब हम रिटन लॉ की एम्बैगेसिटी से बाहर नहीं जाएंगे, तो
अब सारा दामोदार जो है वो लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोविजंस पे डिपेंड करेगा। तो लिटरली जुडिशियल डिसीजंस, है ना, राइटिंग ऑफ द मोस्ट हाईली क्वालिफाइबल पब्लिसिस्ट एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन आर देयर स्पेशली expressly mentioned, but community customary laws are not expressly mentioned in that article. ठीक है, दो customary laws are important. International customs are very very important and an important source of international law, but here the word is community customary laws, which is not there. So I hope I have made my point very clear, and how you are going to tackle the question from judging the and reading the each and every line of the question is important. So I hope I've given my advice. So I will be taking the next question. Okay, so this is another hard question. The only advice which I can give is to note down and try to remember. वरना ये दिस इज आउट ऑफ ब्लू क्वेश्चन, वेरी हार्ड क्वेश्चन, तो ये सॉल्व करना थोड़ा किसी के लिए भी मुश्किल होगा, बट यू कैन गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन पार्ट एंड इट इज योर ड्यूटी टू write down each and every option which is given in the question and also write down the explanation which I am providing, है ना, चाहे वो कितना ही टफ क्वेश्चन क्यों ना हो, लेकिन आपको उसको अपने नोट्स में ऐड करना है. सो विद दिस आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so this is a important question from the comparative constitution, I think. Arrange the following step as per the lawmaking process of the UK Parliament, which is almost same as the Indian Parliament. तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना, बट थोड़ा डीप डाउन क्वेश्चन है, थोड़ा डीप क्वेश्चन है, ये मैं मान रहा हूँ, बट इजी है, टफ नहीं है ना. जैसे कि फर्स्ट एंड सेकंड रीडिंग ये सबको पता है पहली स्टेज पे होती है, सबसे पहले रीडिंग होती है. डिस्कशन जब भी पार्लियामेंट में होता है तो फर्स्ट सबसे पहले रीडिंग होती है. रॉयल एसेंट, तो यहाँ पर रॉयल एसेंट है, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट एसेंट होती है, तो ये लास्ट में होगी. तो ए और बी सबसे, ए पहले होगा सबसे और बी सबसे लास्ट में होगा. तो भाई तीन ऑप्शन में है, तो एक ही ऑप्शन को हम कर पाएंगे जो कि है चौथा. अब बचे तीन हमारे पास. तो अब हमें देखना है कंसिडरेशन ऑफ द अमेंडमेंट. तो कंसिडरेशन ऑफ द अमेंडमेंट जो होगी वो अमेंडमेंट कब होगा, जब पूरी सारी चीजें स्टेजेस कंप्लीट हो जाएंगी. तो ये सेकंड लास्ट स्टेज होनी चाहिए. तो सी विल बी सेकंड लास्ट. तो अब हम दूसरे को भी कैंसिल आउट कर सकते हैं. तो अब हमारे पास बचे वन और थ्री, है ना. तो भाई पहले कमिटी स्टेज होगी फिर रिपोर्ट स्टेज होगी, ये सिंपल है. तो ई, डी और ई, तो द आंसर इज थर्ड. हालांकि मैं जानता हूँ ये मेरे लिए बहुत इजी है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए टफ हो, बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का थोड़ा डीप क्वेश्चन है. बट राइट डाउन दीज स्टेजेस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना. तो ये सारे स्टेजेस राइट डाउन कर लो. अगर आपको नहीं पता है तो पढ़ लो, एक बार गूगल पे जाके सर्च कर लो ताकि ये दिमाग में बैठ जाए. विद दिस बीइंग सेड, आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो एन इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ये इजी क्वेश्चन है ना, ये क्रोनोलॉजी जरूर है बट इतना टफ नहीं है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इससे क्वेश्चंस आगे भी पूछे जाएंगे. चार पांच क्वेश्चंस बन रहे हैं, बट आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन. मैरिजेस कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं पर्सनल लॉज में, ये सब गोल्डन सेक्शंस या गोल्डन प्रोविजंस होते हैं. आई यू ऑलरेडी नो, हमने मार्क पहले ही बता रखी है टिप्स एंड ट्रिक्स वाली अपनी वीडियो में, और हर वीडियो में ऑलमोस्ट मैं ये चीज रिट्रेट करता हूँ. तो विद दिस बीइंग सेड, जस्ट नोट डाउन एंड रिमेंबर. एंड यू नो द की टू रिमेंबर इज रिवीजन. तो रिवाइज कैसे करना है, बार बार वीडियो को गो थ्रू करके रिवाइज करना है, अपने नोट्स को गो थ्रू करके रिवाइज करना है, जब तक चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल सॉलिडिफाई ना हो जाए. सो आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम द कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. ठीक है, यहाँ वहाँ पहले यूके का पूछा था, वो थोड़ा इजी था, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है. तो इसमें एक्सप्लेन करने वाला कुछ नहीं है, स्टेजेस दे रखी है, इनको नोट डाउन कर लो, गूगल पे जाके थोड़ा सर्च कर लो और अपने दिमाग में बिठा लो, है ना. बट ये क्वेश्चन और वो वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक बार आप गो थ्रू कर सकते हैं ना, तो आप थोड़ा सा फ्रेंच भी पढ़ लीजिए. तो इधर उधर का थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा ये चीजें वो हो जाएंगी. हालांकि इससे कम से कम चार पांच क्वेश्चन और भी बन रहे हैं, तो इसलिए ये हाईलाइटेड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. सो जस्ट गो थ्रू एंड रीड अबाउट दिस. और वैसे तो मोस्टली एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखी है, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि कुछ और भी आपको एक बार गो थ्रू करने की जरूरत है, यू कैन गो टू गूगल एंड सर्च. Okay, so I think this is some kind of repeat question. ऑलरेडी वाइपो और इनसे रिलेटेड पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं. तो अगर अब आपने नोट्स बना लिए होंगे और आपने अपने दिमाग में बिठा लिया होगा, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो चुका होगा, आई थिंक, है ना. बट अगर नहीं किया तो इसको नोट डाउन कर लो. और अगर आपने पुराने पीवाईक्यूज देख रहे रखे हैं और आप नोट डाउन करते हुए चल रहे हैं, तो आई एम 100% श्योर कि आपके नोट्स में चारों के चारों एग्जिस्ट कर रहे होंगे. तो विद दिस बीइंग सेड, अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो अच्छा है, नहीं कर रहे तो अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि विदाउट रिवीजन, विदाउट मेकिंग नोट्स, यू आर नॉट गोइंग टू क्रैक, है ना. तो ये हार्श रियलिटी है.
जो कि हर बंदे के लिए हु वांट टू क्रैक द यूजीसी नेट और फॉर द टाइम बीइंग कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, तो ये नोटबुक आपकी तैयार नहीं होगी तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। तो मैं बार बार इसीलिए इसको एडवाइस करता हूँ कि नोटबुक होनी चाहिए। और अभी तक हम 600 से ऊपर क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो अभी तक तो वो नोटबुक भरी हुई होनी चाहिए, है ना। सो आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो या इसको हम हार्ड क्वेश्चन बोल सकते हैं, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ना डिफरेंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटीज का एक तरीके से उन्होंने वो पूछ लिया है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लिया है। अच्छा, ये इतना हार्ड भी नहीं होना चाहिए आपके लिए, क्योंकि मैं देखो बार बार बोलता चल रहा हूँ कि माइनर लॉ में अब ये आपको दिख रहा होगा कि मेरी एक एक एडवाइस जो है ना वो आपको नोट डाउन कर लेनी है, वो पत्थर की लकीर है ना। जो मैंने बोल दिया, जिसको गोल्डन सेक्शन ये चीज बोल दी, या गोल्डन प्रोविजन बोल दिया, है ना, जो इंपॉर्टेंट बोल दिया वो पूछे ही जा रहे हैं। वही पैटर्न है, पैटर्न चेंज नहीं होते हैं एग्जाम्स के, है ना। क्योंकि एग्जामिनर भी हमारी तुम्हारी तरह इंसान है, तो उसका भी एक लेवल है, वो उसी लेवल तक पूछता है, क्योंकि आपके लेवल को भी दिमाग में रखना है, उसका भी एक लेवल है, उसको दिमाग में रखना है। तो देख, क्वेश्चन अथॉरिटी से बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ रहा है, तो ये अब मेरे को अपनी बात सिद्ध करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो हर आते हुए पीवाईक्यू के साथ मतलब सिद्ध होती हुई जा रही है। तो जस्ट मेक नोट्स, it will be highly beneficial for you. So with this, I will be taking the next question. Okay, so this is an easy question because ये भी repeat है ना। अगर आपने पीवाईक्यूज पिछले पढ़े हैं, सोर्सेज ऑफ पर्सनल लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ लिया है ना। तो ये तो बहुत इजी है, अभी तक आपके नोट्स में ये बनी हुई होंगी आई थिंक, कि क्योंकि हम ये बार कई बार डिस्कस कर चुके हैं। और इसी के लिए व्हेन इट कम्स टू हिंदू लॉ, श्रुति स्मृति, है ना, उसके बाद कस्टम्स और जो भी डाइजेस्ट है, तो वो की भी आपने आई होप, क्योंकि वो भी डिस्कस हो चुकी हैं, तो इस बार ये है, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो पूछी जा सकती है। तो वो आपने नोट्स बना लिए होंगे। मैरिजेस, डाइवोर्सेस कितने टाइप के हैं, कौन से सेक्शन में, इनके नोट्स बना लिए होंगे। तो द क्वेश्चन इज इंडिकेट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। द फर्स्ट इज द कुरान, सेकंड इज द इजमा, द थर्ड इज द hadith, and fourth is qiyas. So the right chronological order is the Quran, then the hadith, then ijma, and the last is qiyas. तो आई होप आपने थोड़े से मैंने डिटेल में यहाँ पर भी लिख रखे हैं, वैसे हम ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आपके पास ये नोट्स में होने चाहिए। सो अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ये एक्सप्लेन तो पहले ही हो रखा है, क्योंकि एक्सप्लेन्ड है, डायरेक्ट प्रोविजंस पूछे हैं, बट आपको प्रोविजंस पता होने चाहिए, और यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोविजंस दिखेगी, प्लस दैट एडवाइस दैट यू शुड नो ईच एंड एवरी प्रोविजन। बीएनएस के आप साथ साथ नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं, और अगर आप बीएनएस के नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं तो ये आपके नोट्स में होंगे, आप ऑलरेडी इनको याद कर चुके होंगे, आई होप सो दैट दिस इज द केस। So with this, I will be taking the next question. Okay, so same is the earlier questions. ये रिपीट क्वेश्चन है ना, और सारे के सारे लैंडमार्क जजमेंट दे रखे हैं, और ये तो अभी तक आपके पास नोट्स में होने चाहिए, है ना। So the thing is, arrange the following cases in the chronological order of the year of verdict, and the answer is केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। ये तो आपको डेट भी याद होनी चाहिए, 24 अप्रैल 1973, है ना। उसके बाद मिनर्वा मिल्स 1980 में, फिर विनीत नारायण 1997 में, इंपॉर्टेंट केस है। सी क्रोनोलॉजी याद नहीं करनी। आई हैव आल्सो रिटन द डिसीजंस और व्हाट आर दीज लैंडमार्क केसेस रिलेटेड टू, है ना। तो अगर अगर आपको थोड़ा सा और याद रखना है, तो थोड़ा सा आप इनको ना गूगल पे सर्च करके थोड़ा जहमत करके खोल के देख सकते हैं, तो आपको और इजी हो जाएगा अपने दिमाग में याद रखना। हालांकि ये चारों के चारों लैंडमार्क जजमेंट है, डीके बसु या हो या विनीत नारायण हो, सारे के सारे लैंडमार्क जजमेंट्स है, तो आपको अभी तक तो शायद ये याद हो गए होंगे, आई एम होपिंग दिस। सो विद दिस होप आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज द आउट ऑफ ब्लू क्वेश्चन, है ना। ये बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है, ये किसी को भी, मेरे को लगता नहीं, मतलब ये क्योंकि ये कन्वेंशन ही कुछ अजीब प्रकार की है, तो यू हैव टू डू ओनली जिनेवा कन्वेंशन, इसमें इजी है। ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन इजी है, ठीक है। तो ये दो ट्रीटीज तो इजी हैं, बट इसके पता होने के बाद भी आप बाकियों का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का कैसे अंदाजा लगा सकते हो ना, आप नहीं लगा सकते अनटिल एंड अनलेस आपको मोस्टली ना पता हो, ठीक है। तो इसमें तो कोई तुक्के का भी ऐसा वो ऑप्शन होता नहीं है, तो ये आपको याद ही करनी पड़ेंगी, नोट डाउन कर लो। बट क्योंकि आपके पर्सपेक्टिव से तो सारे क्वेश्चन, सारे ट्रीटीज वो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि केमिकल वेपन ट्रीटी, आर्म ट्रेड ट्रीटी, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पर्सन फ्रॉम एंड फोर्स्ड डिसअपियरेंस, तो ये पांचों की पांचों ट्रीटी यू शुड मेक नोट्स।
है ना। अपने इंटरनेशनल लॉ का जो पोर्शन है उसमें आप इसको नोट्स के तौर पे रख लीजिए। अच्छा, इंटरनेशनल वाले पोर्शन में भी ना एक ह्यूमैनिटेरियन लॉ का एक अलग से थोड़ा सा छोटा पोर्शन बना लो, एक पेज दे दो उसको, ताकि वो एक जगह वाइंड अप हो जाएंगे ना, तो थोड़ी सी याद करनी थोड़ा आसान हो जाता है। सो दिस इज द ओनली एडवाइस विच आई वांट टू गिव यू इन दिस क्वेश्चन। सो वी विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फंडामेंटल ड्यूटीज को अरेंज करना है। अब इसमें तो कोई एडवाइस एडवाइस ही दे सकता हूँ, एक्सप्लेन तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। और एडवाइस मेरी ये रहेगी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को याद करने के लिए कोई न्यूमेरिक बना लो, है ना। तो न्यूमोनिक न्यूमोनिक किसको कहते हैं कि जैसे कि A B C D इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, D में डिफेंस है, C में कल्चर है, S में साइंटिफिक टेम्पर है, I में पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो इसकी जो जितनी भी हैं इन सबको एक याद करने के लिए ना एक लिस्ट बनाओ पहले, और उसके बाद एक न्यूमेरिक बना लो, जिससे मतलब कोई सा भी ट्रिक आप यूज करके इसको याद कर सकते हैं। बस आपको याद जरूर करनी है, क्योंकि ये ना क्वेश्चन कई बार पूछे गए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, और ये बहुत टफ चीज नहीं है, इजी चीज है ना। तो इससे एक एक क्वेश्चन तो इजीली बन जाता है, तो ये आपको याद रखनी है। तो ओनली एडवाइस विच आई वांट टू गिव आई हैव ऑलरेडी गिवन। तो ये आप इसको किसी भी प्रकार से याद कर लो। सारी फंडामेंटल राइट्स, सारी फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मोस्टली पता होनी चाहिए इन सीक्वेंस, आपको उनके आर्टिकल पता होने चाहिए। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड से डील करता है, 48A किससे एनवायरमेंट से डील करता है ना। ये तरीके 41 पंचायत से डील करता है, या 38 किस चीज से डील करता है ना। 39A में आपकी लीगल एडवाइस है। तो ये सारे मतलब आपको बिल्कुल पिन पॉइंटेड, ये तो 51 तक बिल्कुल याद होनी चाहिए। उसके बाद ये पूरा का पूरा आपको सेक्शन इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल राइट्स, और ये सारी की सारी फंडामेंटल ड्यूटीज, ये आपको ऑन योर फिंगर टिप होनी चाहिए विद सीक्वेंस। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जितने प्रोविजंस हैं, आर्टिकल 41 हो, 42, 43, या जितने भी प्रोविजंस है, आर्टिकल 129 क्या कहता है अपॉइंटमेंट किसमें, अपॉइंटमेंट का जो क्लॉज है आर्टिकल 124, उसमें ABCDEFG जितने भी हैं वो भी सारे आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, है ना। तो ये तो सीक्वेंस में आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, इसका तो कोई और तरीका भी नहीं है। एंड ओनली की टू रिमेम्बर इज रिवीजन, है ना। तो यही आपको दोनों सब चीजें मैंने आपको दे दी हैं, बता दी हैं सारी एडवाइजेस। अभी आपके ऊपर है आप कितने अच्छे से उनको तैयार कर लेते हैं। अगेन सेम इज क्वेश्चन इज दियर, दैट इज टू अरेंज दीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो मोटर व्हीकल एक्ट है, तो आप इसे ट्रिब्यूनल ही पूछे, तो ये तो आपको पता होनी चाहिए एटलीस्ट, है ना। क्योंकि ट्रिब्यूनल कमीशन या जो भी बॉडी बनाई जा रही है उस पर्टिकुलर स्टैट्यूट में, वो तो मैंने पहले ही बोल दिया है कि इंपॉर्टेंट है। तो इसमें प्रोसीजर एंड पावर ऑफ क्लेम, अवार्ड ऑफ क्लेम, क्लेम ट्रिब्यूनल, एप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन है। चारों के सेक्शन आपके सामने लिख दिए हैं, चारों के चारों आप नोट डाउन कर लो, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो गए। Okay, so these are all the important international conventions. अच्छा, इसमें बेसिल कई सारी हैं, तो बेसिल वो भी देख लेना, है ना। कौन सी बेसिल कन्वेंशन की बात हो रही है, बेसिल 1 2 3 इस तरीके से हैं। तो एक बार इसको तो बिल्कुल आपको देखो, इसमें तो कोई रिमेम्बर करो, रिवाइज करो, न्यूमेरिक बनाओ, कैसे बनाओ ये आपके ऊपर है, कौन सा मेथड आप यूज करना चाहते हो। मेरे हिसाब से बेस्ट होता है रिवीजन, रिवाइज, रटना, बार बार देखना एक ही चीज को खोल के। जो नोटबुक आपने तैयार की है उसको आपको रोज पढ़ना है, एक बार रोज गो थ्रू करना है। और अभी तक मैं मानता हूँ अगर आपने तैयार की है तो पूरी भर चुकी होगी, है ना। तो 1 घंटे का ब्रेक लेके, 2 घंटे का ब्रेक लेके, 3 घंटे का ब्रेक लेके, जितना भी है, लेकिन वो आपको ऑलमोस्ट रोज गो थ्रू करनी है जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए, है ना। और इससे आप ऑलमोस्ट ज्यादातर चीजों को रिवाइज कर पाओगे, और दिस इज द बेस्ट थिंग। अब मैं इतनी बार रिपीट कर चुका हूँ, आई डोंट थिंक आई नीड टू रिपीट, है ना। तो एक्सप्लेन्ड है, एडवाइस आपको पता है, तो आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। So these all are important judgments from the administrative law, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, नेचुरल जस्टिस में एक प्रिंसिपल होता है पर्सनल बायस का। ये आसान शब्दों में समझा देता हूँ, बाकी के सारे नोट डाउन कर लो भाई, क्योंकि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और एक एक क्रिपाइक और जेकब मैथ्यू यूनिस खान, ये तीनों तो बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी केसेस हैं, बहुत ज्यादा लैंडमार्क जजमेंट है। पर्सनल बायस उसको कहते हैं कि जब हम किसी पर्टिकुलर केस में एक्यूज्ड भी है ना, और उस पर्टिकुलर केस से हमारा कहीं ना कहीं उसमें हम जजेस को इन्फ्लुएंस करने की भी पावर रखते हैं, है ना। तो उसको हम कह देते हैं पर्सनल बायस। जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी इसको बोला जाता है, एग्जाम्पल से इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर आप जज हैं और आपका खुद का बेटा आपके पास एज एन अक्यूज आता है किसी पर्टिकुलर केस में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पर्सनल बायस बोलेंगे, है ना। तो आप पर्सनली बायस हो सकते हैं उसके खिलाफ में, या तो फिर आपने एक और एग्जांपल देता हूँ, आपने किसी प्रकार किसी चीज के प्रति आप बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव सोच रखते हैं, है ना। आपके सामने कोई केस आ गया लिव इन रिलेशनशिप का, तो ये इसमें भी आप पर्सनली बाइस्ड हो सकते हैं उसमें, है ना। बट मेजोरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पर्सनल बायस का मतलब होता है कि आपका कोई ना कोई
इशू है जो उस पर्टिकुलर केस में आप इन्वॉल्व भी हैं और उस पर्टिकुलर केस में आप जज भी हैं। तो पहले वाला एग्जाम्पल बहुत ज्यादा सटीक है, तो इसी को हम कहते हैं पर्सनल बाइस। बाकी यहाँ पर और एग्जाम्पल भी मैंने दे रखे हैं। होप कि जो प्रिंसिपल है वो आपका क्लियर हो गया होगा, है ना। जो पॉइंट है पर्सनल बायस का वो आपका क्लियर हो गया होगा। विद दिस आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज एन important क्वेश्चन relating to international court of justice. Which of the following statements are correct? So the judgment is final and without appeal. This is correct. Article 60 is there of the ICJ statute, है ना, that the judgments are final and binding with no appeal. So no application for revision may be made at all. No, it is not there. तो अपील होगी, अपील नहीं है ना। जहाँ अपील नहीं होती है वहाँ मोस्टली रिवीजन का प्रोविजन तो होता ही है कि वो अपने डिसीजन को एक बार रिवाइज कर सकते हैं सेम कोर्ट, ठीक है। और रिवीजन सेम कोर्ट में होती है बेसिकली। द थर्ड इज द कोर्ट शैल डिलीवर इट्स एडवाइजरी ओपिनियन इन ओपन कोर्ट। तो ये तो लिखित है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना। आईसीजे का 107 पता ही होना चाहिए, कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है। तो वैसे तो सारे ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको तो सारे ऑप्शन पढ़ने होते हैं, बट ये उनमें से भी एक गोल्डन है ना। और लास्ट वन, द मेंबर ऑफ आईसीजे आर इलेक्टेड फॉर 10 years। नो, 15 मेंबर्स होते हैं और 9 साल के लिए होते हैं, है ना। 9 years का टर्म होता है, बट इट इज रिन्यूएबल, है ना। तो ये आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। और कौन सा आर्टिकल में फॉल करता है वो मैंने यहाँ लिख रखा है। कितने टाइम का टर्म होता है वो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, मैंने फिर भी ब्रीफ में बता दिया। सो आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम वाइगेरियस लाइबिलिटी। वाइगेरियस लाइबिलिटी हम कम से कम 2 से 3 बार डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि पीवाईक्यूज में 2 से 3 बार पीवाईक्यू में वाइगेरियस लाइबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। तो ये तीनों एसेंशियल यहाँ पर मेंशन है। बहुत सिंपल है, मास्टर और सर्वेंट रिलेशनशिप होनी चाहिए, मास्टर का कंट्रोल होना चाहिए, और तीसरा इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। तो बहुत ईजी है, नथिंग मोर टू एक्सप्लेन। तो आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज अ रिपीट क्वेश्चन फ्रॉम द पीवाईक्यूज ऑफ डिफरेंट ईयर। तो ये हम डिटेल में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जब ये पहले क्वेश्चन आया था। तो आई विल नॉट बी गोइंग इन डिटेल। इसमें आर्टिकल 249, 253 है ना, 252 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इजी है। और ये आपने पहले ही आई होप कि नोट डाउन कर रखे हों, क्योंकि ये सारे के सारे हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो आई विल नॉट बी डिस्कसिंग, है ना। बस एक बार क्वेश्चन गो थ्रू कर लो और आई नो कि आपको इसका आंसर पता होगा। So with this, I will be taking the next question. Okay, so last question, an important question for this video, that which of the following statements are correct according to National Green Tribunal Act 2010? First, it is repealed. It repealed the National Environment Tribunal 1955. बहुत easy है, yes. It repealed the National Environment Appellate Authority. जाहिर सी बात है, yes. The Act mentioned judicial pronouncement construing the right to healthy environment. Article 21 important है. The Act does not define the term environment. No, it is defined, है ना। इसमें है, प्रियम्बल में भी है, सेक्शन में भी है। अच्छा, इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ कि एनजीटी जो है वो किस लॉ कमीशन ने रिकमेंड की थी, है ना। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ना। कौन से नंबर की जो लॉ कमीशन ने थी जिसने एनजीटी को बोला था बनाने के लिए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, अभी पिछले सालों से नहीं आया है, लेकिन मे बी ये पूछा जा सकता है। तो आप एक बार गूगल पर सर्च करके इसको नोट डाउन कर लेना। With this being said, I hope I have explained the concept which if there in any question, और मैंने एडवाइस तो बार बार मैं देता ही रहता हूँ। आई होप कि आपने अपनी नोटबुक बना रखी है और आपको ये सारी की सारी वीडियोस का बेनिफिट, मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा है। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट रिमेम्बरेंस इज द की एंड रिवीजन इज द की टू रिमेम्बरेंस। तो ये मेरी टैगलाइन है, ये आपको याद रखनी है, बार बार आपको अपनी नोटबुक में गो थ्रू करना है। विद दिस बीइंग सेड, वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो।